नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे खुशवंत सिंह की किताब वी इंडियंस के बारे में, जिसे मैंने पिछले 2 दिनों में पढ़ा है इस किताब को। कुल 14 चैप्टर हैं इस किताब में और 201 पेज की यह किताब है और यह खुशवंत सिंह के 14 अलग-अलग आर्टिकल्स को मिला करके कंपाइल करके इसको बनाया गया है। हम सब जानते हैं कि खुशवंत सिंह की मृत्यु 99 वर्ष की उम्र में वर्ष 2014 में हो गई थी और ये जो किताब प्रकाशित की गई है इसको रीप्रिंट कहा गया है। 2016 में ये किताब रीप्रिंट की गई है। जॉगरनॉट पब्लिकेशन की ये किताब है और सबसे पहले बता दूं कि किताब इंग्लिश में है और इंग्लिश में होने के साथ साथ इसकी जो क्लिष्टता है, कठिनता है, वह थोड़ी सी ज़्यादा है। जो मैंने पिछली किताब अभी पढ़ी थी दरबार, उसकी तुलना में इसमें इसकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी कठिन मैं कहूँगा और चीज़ें बेहतर थीं। इसके अंदर जो 14 आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो 14 अलग-अलग टॉपिक्स हैं, वह टॉपिक धर्म से लेकर के हम भारतीयों की एक आम सोच क्या है धर्म के प्रति और हम भारतीय कैसे बँटे हुए हैं और हम भारतीय जो हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है, भारत में शराबबंदी की क्या स्थिति है, शराबबंदी के अलावा हमारी अंग्रेज़ी के प्रति हमारी क्या सोच है, अंग्रेज़ों के प्रति हमारी क्या सोच है, अमेरिका के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप्स हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के खुशवंत सिंह ने अपने विचारों को इसमें रखा है और इनके जो विचार हैं हम सब जानते हैं खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह के विचारों से हम सहमत, असहमत जो कुछ भी हम हों, लेकिन खुशवंत सिंह अपने मन की जो बातें हैं वो खुलकर प्रकट करते हैं। वह इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ तो सामने वाला इसको लेकर के क्या सोचेगा। तो उसकी ये झलक जो है वो इस किताब में भी मिलती है। महिलाओं के बारे में उनकी जो सोच है, जो विचार है, एक घटना का वो उल्लेख भी करते हैं कि दिल्ली से भोपाल आने के दौरान ट्रेन में एक घटना घटी और उस घटना को उन्होंने इसमें बताया है, रखा हुआ है। उसको मैं यहाँ कहूँगा नहीं, आप पढ़िएगा, उसको समझिएगा। मुझे लगता है कि खुशवंत सिंह चीज़ों को बहुत एक्सेग्रेट करके भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के भी कहते हैं। उस घटना के बारे में पढ़कर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उसमें थोड़ी सत्यता कम होगी और उसको उन्होंने अपने तरीके से उसको बढ़ाया-चढ़ाया है। इसके अलावा कई चीज़ें इन्होंने अच्छी इसमें लिखी हैं। अच्छी चीज़ें ये लिखी हैं, जैसे इनका ये कहना है कि मुझसे कोई पूछता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, मदर टंग क्या है? तो मैं कहता हूँ कि इंग्लिश। और मुझको इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं अपनी बातों को अंग्रेज़ी में ज़्यादा बेहतर तरीके से रखता हूँ, बजाय पंजाबी, हिंदी या उर्दू के। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि देश का जब अभी आज़ाद नहीं था, देश में अंग्रेज़ों का काल था, अंग्रेज़ी शासन था, तो अंग्रेज़ी का महत्व कैसे दिन प दिन बढ़ता चला गया। और उसके बाद से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकें हुआ करती थीं और कांग्रेस अपना एक मसौदा तैयार करती थी, अंग्रेज़ों के सामने रखती थी कि देश का कानून ऐसे बनाया जाए, देश में ऐसे-ऐसे व्यवस्थाएँ की जाएँ। तो उसमें इस पर भी चर्चा होती थी कि भारत की जो भाषा हो वह क्या हो और जो लिपि हो, स्क्रिप्ट, वह क्या हो। स्क्रिप्ट यानी लिपि को लेकर के बड़े मतभेद थे। ये था कि कुछ लोग वकालत करते थे कि भाई भाषा हिंदी होनी चाहिए और लिपि देवनागरी होनी चाहिए, जो कि आज है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो ये कहता था कि भाषा भले हिंदी हो, लेकिन लिपि जो है, स्क्रिप्ट, वह जो है रोमन होनी चाहिए। यानी कि हम जो चीज़ों को कह रहे हैं, जैसे कहना हो हम, तो हम देवनागरी में लिखते हैं ह, म, हम। लेकिन उसको रोमन में लिखा जाए, HUM, हम। जैसे कि हम मैसेज टाइप करते हैं, SMS भेजते हैं या व्हाट्सएप पे लिखते हैं या फेसबुक, जैसे हम लिखते हैं अपने मोबाइल में, उस तरीके से वो रोमन में ही उसको कहा जाए, उसको लिखा जाए। इसके पक्षधर बहुत से लोग थे और उसमें सबसे प्रमुख नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का ये स्पष्ट मानना था कि हमारी भाषाई विविधता इतनी ज़्यादा है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है। सब लोग अलग-अलग तरीके की भाषाएँ बोल रहे हैं, तो स्क्रिप्ट एक होनी चाहिए, स्क्रिप्ट में बदलाव नहीं होना चाहिए। उससे हर व्यक्ति हर तरह की भाषा को समझ सकेगा, जान सकेगा। अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि हमारी जितनी भाषाएँ हैं, ज़्यादातर की स्क्रिप्ट अलग-अलग है, लिपि अलग-अलग है।
तो हमारे सामने अगर कुछ तमिल लिखा होता है तो हमको नहीं समझ में आता ये क्या लिखा है, मलयालम लिखा है तो नहीं समझ पाते क्या लिखा है। लेकिन अगर उसको रोमन में लिखा जाए तो उसको पढ़ा जा सकेगा। मतलब समझने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए आपको, लेकिन कम से कम उसको पढ़ने की तो स्थिति में आप होंगे। तो एक वर्ग ऐसा भी था जो ये मानता था कि लिपि हमारी जो है रोमन होनी चाहिए। तो इस किताब में इस चीज़ को बताया गया है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं, हम सब जानते हैं कि हम कि भारत एक धार्मिक देश है। अमेरिका में भी इस तरह की मान्यताएं हैं कि भारत बड़ा एक धार्मिक देश है। भारत की छवि अमेरिका में शुरू से अच्छी नहीं रही। शुरू से भारत को एक पिछड़ों का देश, गरीबों का देश, भिखारियों का देश, नंगे बदन रहने वालों का देश, इस तरीके से माना गया, सपेरों का देश। और बहुत लंबे समय तक भारत की वह छवि बनी रही। फिर 1893 में स्वामी विवेकानंद वहाँ जाते हैं। विवेकानंद जी के जाने के बाद से वहाँ उनका प्रसिद्ध विश्व धर्म संसद में एक उनका संबोधन होता है। उस संबोधन को लेकर के हम भारत में बड़ी चर्चाएं करते हैं कि शिकागो के सम्मेलन में विवेकानंद जी के उद्बोधन से अमेरिका के लोगों ने जाना कि जो है भारत किस तरह की प्रतिभाओं से संपन्न है। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन खुशवंत सिंह लिखते हैं कि हमारे देश में इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया। इतना भी व्यापक प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका में नहीं पड़ा था जितना कि हम आम तौर पर जानते हैं, समझते हैं। और बहुत लंबे समय तक जितने भी भारत से साधु सन्यासी अमेरिका गए और अपनी बातों को उन्होंने प्रचारित किया, अमेरिका में कोई बहुत सीरियसली उनको नहीं लिया गया। खुशवंत सिंह जी ऐसा लिखते हैं। इन्होंने लिखा है कि पहला व्यक्ति जिसे अमेरिका में थोड़ा सीरियस लिया गया, गंभीरता से लिया गया और जिसके बारे में अमेरिका के लोगों ने अच्छी राय कायम की, बल्कि उससे न सिर्फ राय कायम की बल्कि उससे प्रभावित भी हुए, वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का अमेरिका में बड़ा प्रभाव था। महात्मा गांधी के बाद महात्मा गांधी का समय खत्म होता है, भारत स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। ये उम्मीदें की जाती हैं कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने अमेरिका को प्रभावित किया, जवाहरलाल नेहरू भी अपने आधुनिक सोच और तौर तरीकों से अमेरिका के साथ बेहतर रिलेशनशिप स्थापित करेंगे। लेकिन नेहरू जी सोवियत संघ के साथ अपना ज़्यादा जुड़ाव रखते थे और नॉन अलाइनमेंट की भावना के साथ वो काम करते थे, लेकिन वो सोवियत संघ की तरफ झुके रहते थे। तो फिर एक लंबा फेज एक ऐसा आया जहां अमेरिका और भारत के बीच में कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप या बहुत अच्छी मेल जोल वाली चीज़ नहीं थी। बहुत लंबे समय तक ये सब चलता आया। बाद में भारत जब अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती है, भारत एक बड़ा बाजार उभर कर सामने आता है, तो फिर अमेरिका जो भारत को अब एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से अब देखना शुरू करता है, तब भारत और अमेरिका के रिश्ते बदलते हैं। और खुशवंत सिंह लिखते हैं कि आज ज़्यादातर घरों में कोई ना कोई व्यक्ति, दूर दराज का ही सही, ऐसा जरूर मिलता है जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार अमेरिका में रह रहा है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसका कोई रिश्तेदार रूस में रह रहा है। तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप किस तरीके से गहरे हो चुके हैं, प्रगाढ़ हो चुके हैं, इसको लेकर के इन्होंने अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी के बारे में भी इन्होंने इसमें काफ़ी डिटेल लिखा है कि शराबबंदी भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समयों में जिस तरह से भी की गई, जैसे भी की गई, कितनी बड़ी वो फ्लॉप साबित हुई और उसके पीछे के क्या कारण है, भारत का ट्रेडिशन क्या है, इसको लोग कैसे इस बात को समझेंगे कि भारत में शराबबंदी जैसी चीज़ें कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसको लेकर के इन्होंने काफ़ी इसमें चीज़ों को लिखा है। महिलाओं की स्थिति के बारे में इन्होंने लिखा है कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो कैसे मेरे घर में चर्चा हो रही थी, मेरे पिताजी कह रहे थे कि भला इतने बड़े देश को एक महिला कैसे चला सकती है। और महिलाओं की स्थिति के बारे में इन्होंने बड़े पहले से ऋग्वेद के समय में और या उसके पहले से भी इन्होंने अपनी बात को शुरू किया है। कैसे कैसे फिर भारत में चीज़ें बदलती हैं, उत्तर वैदिक काल में स्थिति क्या होती है, मौर्य काल में क्या होती है, उसके बाद से धीरे धीरे कैसे राजपूताना काल में फिर जब मुसलमान आते हैं तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है, और आज के समय में आज के परिवेश में हम महिलाओं की किन स्थितियों को देख रहे हैं। इसको लेकर के इन्होंने इन चीज़ों को लिखा है। कुल मिला के खुशवंत सिंह जी का कि ये जो किताब वी इंडियंस है, वी इंडियंस में वो हमेशा की तरह बड़े बेबाक तरीके से अपने अंदाज में उन्होंने इन चीज़ों को लिखा है। जो लोग खुशवंत सिंह के प्रशंसक हैं, जो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स को पसंद करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन को पसंद करते हैं, उनके लिए किताब अच्छी किताब है।
खुशवंत सिंह को नाम मैंने इनका बहुत सुना है, उनकी 1-2 किताबें और हैं मेरे पास जिसे मुझे पढ़नी है, लेकिन अभी मैंने खुशवंत सिंह की पहली किताब पढ़ी है। खुशवंत सिंह जी को मैं उनके आर्टिकल्स जो अखबारों में प्रकाशित होते थे, उसमें मैं उनको पढ़ता रहा था, उसमें वो मुझे अच्छा लगता था मुझे उनके लेख पढ़ना, उनकी चीज़ों को पढ़ना और अब मैंने उनकी किताब पढ़ी, किताब भी उनकी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अ, उतनी भी अच्छी किताब नहीं है। मैं इसको जो है सामान्य से थोड़ी-सी बेहतर, औसत से थोड़ी-सी बेहतर ही किताब मैं इसको कहूँगा और ठीक है, एक अच्छा टाइम पास है, कुछ नए विचार हैं इसमें, कुछ नई सोच है इसमें, तो वो चीज़ें अच्छी लगीं लेकिन कुल मिला-जुला के एक औसत से थोड़ी-सी बेहतर किताब है ये। धन्यवाद।